यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पेट में गैस बनने के पक्के इलाज के बारे में। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनको समस्या रहती है, रोजाना उनको कैप्सूल्स वगैरह खानी पड़ती हैं और कई बार ये समस्या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करने लग जाती है कि आसानी से ठीक होती नहीं है। तो उसके क्या बेस्ट इलाज हो सकता है, नॉर्मल ट्रीटमेंट अपने को शुरुआत में क्या देना है, अगर ठीक नहीं हो तो अपन क्या बेस्ट ट्रीटमेंट उसको देंगे ताकि उसको ये प्रॉब्लम 100% हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाए, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं जो पेट में जो गैस बनने की जो प्रॉब्लम है उसको बोलते हैं फ्लैचुलेंस। ठीक है, तो व्हाट इज फ्लैचुलेंस? फ्लैचुलेंस रेफर्स टू द एक्युमुलेशन, मतलब इकट्ठा हो जाना गैस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, आंतों वगैरह में, इन सब में क्या पेट में क्या होता है, एक्युमुलेशन, जो गैस होती है उसका इकट्ठा हो जाना, जो कि फिर एक्सपेल होती है अपने रेक्टम के थ्रू में। ठीक है, रेक्टम के थ्रू फिर बाहर निकलती है। ये वैसे तो एक नॉर्मल बॉडी एक्टिविटी है, ठीक है, लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए, जिसमें स्मेल बहुत ज्यादा गंदी आ रही है, तो वहां पे अपने को क्या होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है, एम्ब्रेसमेंट फील होता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। वैसे तो नॉर्मल बॉडी फंक्शन, लेकिन ज्यादा हो रही है तो फिर वो प्रॉब्लम बन जाती है। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे कैसे इसको ठीक किया जाता है। अब कोशिश के बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। डाइटरी फैक्टर्स इसके अंदर आता है, जैसे अपन बहुत ज्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, ठीक है, बाहर का ज्यादा खा रहे हैं, ठीक है, और हैवी ज्यादा खाना खा रहे हैं अपन, जैसे कि चिकन हो गया, बेसन हो गया, ठीक है, ये सब अगर अपन बहुत ज्यादा ले रहे हैं ऑयली फूड, तो ये फिर ये प्रॉब्लम बन सकती है। उसके बाद में एरोफेजिया। एरोफेजिया मतलब कि एरो मतलब कि एयर, फेजिया मतलब निगलना। अगर अपन खाने के साथ साथ में बीच में बातें करते हैं तो अपन क्या होता है कि एयर है ना, वो अपने खाने के साथ साथ में अंदर चली जाती है, जिससे भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। इनडाइजेशन, अगर खाना ठीक से नहीं पच रहा है या लीवर सही से काम नहीं कर रहा है खाने को पचाने के लिए, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है, अगर किसी के खाने में लैक्टोज नहीं पच रहा है, जैसे किसी को जो दूध होता है ना उससे प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स अपने को हो सकते हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम हो गया, ठीक है, इन सब में भी ऐसा हो सकता है। गट बैक्टीरिया मतलब कि जो अपने जो बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस बेसिलस, तो इनका जो सारे बैक्टीरिया जो उनका अगर वो बैलेंस गड़बड़ा जाता है, ठीक है, अगर अपने जो जरूरी बैक्टीरिया है वो कम हो जाते हैं, या फिर जो बैक्टीरिया जिनकी जरूरत नहीं वो ज्यादा हो जाते हैं, तो भी पेट में गैस बनने की समस्या आ जाती है। तो ये सारे कोजेस देखने को मिलते हैं किसी को भी अगर फ्लैचुलेंस की प्रॉब्लम है तो उस केस में। अब यहाँ पे सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग और हैवीनेस, ठीक है, अपने को पेट बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कि भारी भारी लग रहा है, पूरा भरा भरा पेट लग रहा है, ब्लोटिंग जैसे कि फूल गया है, ठीक है, जैसे बहुत कुछ खा लिया हो। माइल्ड टू सीवियर स्टोमिक क्रैम्प्स, ठीक है, यहाँ पे अपने को हल्के फुल्का या फिर के सीवियर पेन भी हो सकता है, दर्द भी हो सकता है, ठीक है, जिसको अपन क्रैम्प्स बोलते हैं। फ्रिक्वेंट बर्पिंग, बार बार खट्टी डकारे आना, ठीक है, फॉल स्मेलिंग, गैस रिलीज होना, जिसमें है कि स्मेल बहुत ज्यादा गंदी होती है, ठीक है। फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट इन द स्टमक, ठीक है, अपने को पेट में बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है, बहुत ज्यादा टाइट टाइट होता है, भरा भरा होता है, ठीक है, अपने को बहुत ही मतलब अलग लगता है, बेचैनी सी होती रहती है। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जब भी किसी को फ्लैचुलेंस की प्रॉब्लम होती है उस केस में। उसके बाद में जो मेन बात आती है वो है इसके ट्रीटमेंट प्रोफाइल की, कि आखिर ठीक है ये जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा खाने से हो रही है, हैवी वेट जो लोगों का हो जाता है उनको ज्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले बात करते हैं टैबलेट बेस्टोजाइम। बेस्टोजाइम जो मैंने बताया कि अगर किसी को खाना पच नहीं पा रहा अच्छे से, तो वहां पे बेस्टोजाइम हेल्प करता है खाने को पचाने में। इसके अंदर वो एंजाइम्स होते हैं जो कि खाने को अच्छे से पचा सकते हैं, जिनको अपन डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं। तो ये जो कैप्सूल होती है, पेशेंट को एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद में दी जाती है ताकि उसका खाना अच्छे से पच सके। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है डोमपेरिडोन टैबलेट, ठीक है। डोमपेरिडोन टैबलेट यहाँ पे अपने को क्या काम करती है कि जैसे अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है तो उसको बेचैनी सी फील होती है, जैसे ऐसा कई बार ऐसा मन होता है जैसे वोमिटिंग सी आ रही हो, ठीक है, तो ये एक जो बेचैनी जो फीलिंग होती है, जैसे दिमाग भारी भारी रहना, ठीक है, वोमिटिंग फील होना, तो उसको खत्म करने के लिए डोमपेरिडोन की जो टैबलेट होती है वो यूज की जाती है। तो डोमपेरिडोन की टैबलेट को अपन यहाँ पे पेशेंट को दिन में 3 बार देंगे, खाना खाने के बाद में, सुबह, दोपहर और शाम को, ठीक है। यहाँ पे अपन उसको खाना खाने से पहले भी दे सकते हैं या खाना खाने के बाद में भी दे सकते हैं। आप कैसे करके दिन में आपको उसको 3 बार देना है ताकि उसको जो एसिडिटी की वजह से जो फीलिंग हो रही है ना, वो वोमिटिंग जैसी, वो ऐसा ना हो। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है गेनाटोन 50, ठीक है। गेनाटोन 50 के अंदर आता है ईटोप्राइड। ईटोप्राइड जो होता है ये गैस को मतलब कि जो ज्यादा एसिड रिलीज हो रहा है, मतलब एसिडिटी जो बन रही है उसको खत्म करने के लिए ये ब्रेन के थ्रू काम करता है। जैसे ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल हो गया, ये प्रोटोन पंप इनिबिटर होते हैं, प्रोटोन पंप को इनिबिट करते हैं गैस रिलीज के लिए, लेकिन ये एक ब्रेन पे काम करता है कि वो वहाँ पे गैस रिलीज मतलब कि ज्यादा नहीं होने देता है, एसिडिटी मतलब जो एसिड जो रिलीज हो रहा है, ठीक है, वो ज्यादा नहीं होने देता है। तो गेनाटोन की जो टैबलेट होती है 50 mg की टैबलेट पेशेंट को दिन में 3 बार आपको देनी है ताकि वो जो एसिड रिलीज हो रहा है वो बिल्कुल मतलब कि ज्यादा ना हो। तो अपने को गेनाटोन टैबलेट भी पेशेंट को देनी होगी। उसके बाद में 4th नंबर पे आती है एबीडी, ठीक है, जो एल्बेंडाजोल जो टैबलेट होती है, ठीक है, डीवॉर्मिंग के लिए। अगर किसी को वॉर्मिंग की प्रॉब्लम है तो उसके लिए अपने को एक टैबलेट देनी है कि रात को सोते टाइम सिर्फ एक टैबलेट उसको देनी है, जिससे उसका जो स्टमक में डीवॉर्मिंग हो जाएगा, जैसे जो वॉर्म्स की अगर समस्या है तो वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो जो एल्बेंडाजोल है वो भी हेल्प कर सकती है।
उसके बाद में 5th नंबर पे आता है कि अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ब्लोटिंग, जैसे अपन बोलते हैं ना आफरा आ गया है, तो मतलब पेट बहुत ज्यादा भरा भरा लग रहा है, बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है पेशेंट को, तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए अपन इनो यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ट्रीटमेंट आपको पर डे नहीं देना है, लेकिन अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए आपको इनो दे सकते हैं, ताकि वो उसको जल्दी से जल्दी उसकी जो ब्लोटिंग हो रही है उसको खत्म करे, उसको हाथों हाथ रिलीफ दे सके। तो यहाँ पे अपन उसको इनो भी पेशेंट को दे सकते हैं अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है उस केस में। और अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, मतलब उसको कब्जी रहती है, तो यहाँ पे अपन उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं लिक्विड पैराफिन। लेकिन अगर उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो फिर आपको लिक्विड पैराफिन नहीं देना है। अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है तभी आपको लिक्विड पैराफिन देना है, जिसमें 10 ml वो रात को मतलब कि सोते समय वो ले सकता है। उसके बाद में आती है 7th नंबर पे मेट्रोजिल। ठीक है, मेट्रोजिल की जो टेबलेट होती है, ठीक है, जिसके अंदर मेट्रानिडाजोल जो होता है 400 mg की जो टेबलेट आती है, वो पेशेंट को दिन में 3 बार देना है। लेकिन कब देना है? म्यूकस स्टूल, अगर जो स्टूल पास आउट हो रहा है उसके अंदर अगर म्यूकस प्रेजेंट है तभी आपको मेट्रोजिल देनी है, अगर कॉन्स्टिपेशन है तभी आपको पैराफिन देना है। तो ये एक ऑप्शनल में, ये दोनों जो 6 नंबर और 7 नंबर पे जो है मेडिसिन, ये ऑप्शनल में है, अगर प्रॉब्लम है तभी आपको देनी है। और इनो जो है वो भी आपको इंस्टेंट रिलीफ के लिए देना है, पर डे ट्रीटमेंट के लिए नहीं देना है। लेकिन आपको कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट ये आपको देना पड़ेगा पेशेंट को, तब जाके उसका जो है, जो पेट के अंदर जो गैस बन रही है उसका इलाज हो सकता है। ठीक है, तो ये है एक कंप्लीट ट्रीटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ट्रीटमेंट देना है पेशेंट को। अगर कोई पेशेंट आपके लिए पास में जो फ्लैचुलेंस की प्रॉब्लम लेकर के आता है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को दिया जाता है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट स्टेप। अगर पेशेंट को इससे रिलीफ नहीं मिल रहा है, पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में आपको क्या करना है? तो उसमें सबसे पहले आपको यूज करनी है एंटासिड सिरप, जिसके अंदर अपन बोले कि गैलोसिल एमपीएस एंटासिड सिरप होती है। ठीक है, जो अपन इस सिरप को अपन देंगे पेशेंट को 10 ml दिन में 3 बार। ठीक है, जो एसिड रिलीज हो रहा है ना उसको न्यूट्रलाइज कर सके, ताकि जो पेट के अंदर जो गैस बन रही है ना वो ना बने। तो एंटासिड एक सिरप अपने को लेनी होगी। उसके अंदर आप गैलोसिल एमपीएस, जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, ये क्या करती है कि जो अपना जो स्टमक का जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट को तो ये क्या कर देती है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, और जो लोअर पार्ट है उसको बिल्कुल रिलैक्स कर देती है। ठीक है, जिससे जो गैस का फॉर्मेशन है ना वो नहीं होता है, और जो एसिड को है ये न्यूट्रलाइज कर देती है। तो ये अपने को पेशेंट को दिन में 3 बार देनी है, 10 ml पर सिरप उसको देंगे। उसके बाद में वीबैक्ट सैशे। ठीक है, वीबैक्ट सैशे जो मैंने बताया था कि अपने अंदर जो गट बैक्टीरिया होते हैं वो अगर इम्बैलेंस हो गए हैं तो उस केस में अपने को गैस बनने की समस्या आ सकती है। तो उनको बैलेंस करने के लिए प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, वो जो ये सैशे जो होता है ये पाउडर की फॉर्म में होता है। ये सैशे अपने को पेशेंट को देना होता है, एक सुबह और एक शाम को खाना खाने के बाद में। ये आपको कंटिन्यूसली 5 दिन के लिए ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो जो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का जो कॉम्बिनेशन है ना वो आपकी गट बैक्टीरिया को बैलेंस कर देता है और खाना आसानी से पच जाता है। तो आपको ये सैशे देना है पेशेंट को, एक सुबह और एक शाम खाना खाने के बाद में उसको देना होता है। उसके बाद में 3rd नंबर पे आता है सोर्बिलाइन सिरप। ठीक है, जो मैंने बताया कि अगर आपका लीवर कमजोर है, खाना पचा नहीं पा रहा है वो अच्छे से, आपका जो हल्का फुल्का खाना भी खा रहे हैं तो उसमें भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो लीवर अपना काम अच्छे से कर सके, खाने को अच्छे से पचा सके, उसके लिए सबसे बेस्ट सिरप जो होती है वो है सोर्बिलाइन। सोर्बिलाइन सिरप को अपन पेशेंट को 10 ml दिन में 3 बार आपको देना होता है, 10 ml खाना खाने के बाद में, ताकि उसका लीवर जो है अच्छे से काम करे और खाने को अच्छे से पचा सके। जब खाना अच्छे से पचता है तो फिर उसमें क्या होता है कि जो गैस की फॉर्मेशन है ना वो नहीं होता है। ठीक है, अगर खाना अच्छे से नहीं पच रहा है तब वो एसिडिटी ज्यादा पेट में हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है। तो सोर्बिलाइन सिरप भी आपको पेशेंट को देना होगा। उसके बाद में सिर्फ कार्बोसाइड जो कि एक कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये जो कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी होती है ना ये क्या करती है कि जो अपने पेट के अंदर जो गैस की जो बबल्स है उनकी जो सरफेस टेंशन है ना उसको रिड्यूस कर देती है, मतलब कि वो फूट जाते हैं। और जैसे ही वो फूटते हैं तो अपने क्या होता है, बर्पिंग, जैसे अपने को डकार आती है ना, तो जो गैस जो है ना अपने डकार के थ्रू, बर्पिंग के थ्रू वो क्या होती है, माउथ के थ्रू रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो कार्बोनेटिव जो होते हैं जिसके अंदर कार्बोसाइड जो सिरप जो आती है उसका भी अपन यूज कर सकते हैं। तो इस सिरप का भी अपने को 10 ml दिन में 3 बार देना होगा, खाना खाने के बाद में, दोपहर में और शाम को खाना खाने के बाद में अपन उसको देंगे। जैसे कई बार अपन होटल में जाते हैं ना तो अपने को वो सौंफ और जो मीठी सौंफ जो होती है वो देता है, वो कार्बोनेटिव का ही काम करते हैं। तो यहाँ पे अपन कार्बोसाइड सिरप उसको देंगे ताकि जो उसकी जो गैस है वो बर्पिंग के थ्रू बाहर निकल जाए और जो गैस का जो सरफेस टेंशन है ना वो रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे 4th नंबर पे आपको कार्बोसाइड सिरप देनी होगी पेशेंट को। उसके बाद में 5th नंबर पे आता है टैप गैसेक्स। ठीक है, जो गैसेक्स जो टैबलेट आती है ये एक आयुर्वेदिक टैबलेट है, हिमालय के नाम से, हिमालय ब्रांड की जो है गैसेक्स के नाम से आपको देखने को मिल जाती है। तो गैसेक्स टैबलेट जो क्या करती है, जो पेट के अंदर जो गैस बन रही है ना उसको बनने नहीं देती है, न्यूट्रलाइज करती है, एसिड प्रोडक्शन को कम करती है। तो ये एक आयुर्वेदिक तरीके से हेल्प करती है अपनी, ताकि इसको अपन लंबे टाइम तक भी लेंगे तो अपने को कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये जो ट्रीटमेंट है ना कम से कम आपको 5 दिन के लिए पेशेंट को देना है। गैसेक्स टैबलेट को आप 1 महीने के लिए चला सकते हैं ताकि उसको कंप्लीटली रिलीफ मिल जाए, उसकी बॉडी जो नॉर्मल फंक्शन करना स्टार्ट हो जाए। तो 10 से 15 दिन के अंदर क्या होता है कि पेशेंट को 100% रिलीफ मिल जाता है।
तो ये कंप्लीट ट्रीटमेंट आपको देना है। अगर आपको जो फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया उसे ठीक नहीं हो रहा है तो इस ट्रीटमेंट से पेशेंट को 100% रिलीफ मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप किसी को भी फ्लैचुलेंस की, ब्लोटिंग की जो प्रॉब्लम आती है उसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पे अपन कुछ होम रेमेडीज भी अपना सकते हैं, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। जो फ्लैचुलेंस की प्रॉब्लम है उसको प्रिवेंट ही करें। आपको धीरे धीरे खाना है, ठीक है, खाने को अच्छे से चबाना है, ठीक है, अच्छे से चबाएंगे, धीरे धीरे खाएंगे और बातें नहीं करेंगे तो उससे क्या होता है कि अपनी एयर जो है खाने के साथ में पेट में नहीं जाएगी, ठीक है। तो और अगर आप फाइबर इंटेक कर रहे हैं तो आपको इंक्रीज करना है ग्रेजुअली। अगर आप खाने में अचानक से फाइबर को इंक्रीज कर देते हैं तो वहां पे फिर वो गैस की प्रॉब्लम आती है। अगर आपको फाइबर धीरे ज्यादा लेना है तो आप उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाइए उसका इंटेक, ठीक है। अवॉइड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड फ्राइड फूड्स, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती है, फ्राइड फूड होता है, जैसे बाहर का समोसे हो गए, कचौरी हो गई, ठीक है, बर्गर वगैरह हो गया, पाव वगैरह हो गया, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। कोल्ड ड्रिंक्स आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। यूज नेचुरल रेमेडीज, नेचुरल रेमेडीज को आप अपना सकते हैं, जैसे कि जिंजर हो गया, ठीक है, मेथी हो गया, SF-40 हींग हो गई, और जो मैंने बताया था सौंफ हो गया, इन सबको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, और आप गैस को खत्म करने के लिए। ड्रिंक वार्म वाटर टू और हर्बल टी, ठीक है, आप हर्बल टी का यूज कर सकते हैं, वार्म वाटर को पी सकते हैं जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। इंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी, आपको फिजिकल एक्टिविटी जैसे खाना खाने के बाद में अपन थोड़ा बहुत चल लेते हैं, मतलब टहल लेते हैं, तो उससे क्या होता है अपना खाना जो है आसानी से पच जाता है और अपने को जो फ्लैचुलेंस की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग की जो प्रॉब्लम हो रही है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये कुछ होम रेमेडीज है जिनको अपन अपना सकते हैं जो कि काफी हेल्प करती हैं इस समस्या को खत्म करने में, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम है तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ सकता है, जिसमें अपन स्टूल का इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, जिसमें अपने को अमीबियासिस, ठीक है, और जियार्डियासिस, टेपवर्म का जो प्रॉब्लम नहीं हो उसका अपन पता लगा सकते हैं। सेकंड नंबर पर अपन बोले तो उसको अपन हीमोग्लोबिन की उसकी जांच करवा सकते हैं, उसको एनीमिया तो नहीं है, ब्लड शुगर की अपन जांच करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं अपने को, ताकि अपने को गोल्ड ब्लैडर का जो अच्छे से पता लगाया जा सके, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट उसके करवाए जा सकते हैं अगर फिर भी पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है उस केस में। अदरवाइज जो अपने ट्रीटमेंट बताया उससे 100% उसको रिलीफ मिल जाता है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।